जब सिंघानिया फैमिली के सदस्यों ने भास्कर की बातें सुनी तो वे दंग रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए और वे बेहद हैरान थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भास्कर रुद्र से इतने विनम्र और आदरणीय लहजे में बात करेगा। यहां तक कि कृष्णकांत भी परेशान था। वह भास्कर के बोलने के तरीके से समझ सकता था कि वह बदला लेने नहीं आया है। चिन्मय और रवीश को बत्रा फैमिली के कार्यशैली की अच्छी जानकारी थी। इस वक्त भास्कर का यह बर्ताव उन्हें पूरी तरह असमंजस में डाल गया। रुद्र ने धीरे से सिर उठाया, भास्कर की ओर देखा और फिर उदासीनता से बोला, मैंने प्रवीण बत्रा की टांगे तोड़ दी। क्या तुम इससे नाराज हो? बिल्कुल नहीं। भास्कर ने जल्दी से सिर हिलाया और आगे कहा, यह सब प्रवीण की गलती है कि उसने मिस्टर सिंघानिया को पहचाना नहीं और उन्हें नाराज किया। मिस्टर सिंघानिया, बत्रा फैमिली आपकी आभारी है कि आपने प्रवीण की जान बख्श दी है। भास्कर की बातें सुनकर सिंघानिया फैमिली के सदस्यों के चेहरे पर हैरानी और बढ़ गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे सचमुच समझ नहीं पा रहे थे कि भास्कर रुद्र से इस तरह क्यों बात कर रहा है। भास्कर ने सिर्फ वही नहीं किया जो उन्होंने सोचा था, यानी रुद्र से निपटे, बल्कि वो रुद्र से नम्रता से बात कर रहा था। इस दृश्य ने सबकी धड़कनें तेज कर दी। उन्हें एहसास हो चुका था कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। चूंकि तुम मुझसे बदला लेने नहीं आए हो, तो फिर यहां क्यों आए हो? रुद्र ने भावहीन चेहरे से भास्कर से पूछा। मिस्टर सिंघानिया, मैं आज यहां आपसे माफी मांगने आया हूं। भास्कर ने धीरे से जवाब दिया। अब तो सब और ज्यादा उलझन में थे। भास्कर सिर्फ रुद्र को परेशान करने नहीं आया था, बल्कि वह रुद्र से माफी मांगने आया था। रुद्र ने प्रवीण की टांगे तोड़ दी और भास्कर खुद माफी मांगने आ गया। ये कैसी कहानी है? माफी मांगने? रुद्र खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाया। उसने सोचा था कि बत्रा फैमिली आजरी लड़ाई लड़ना चुनेगी, लेकिन रुद्र को यह उम्मीद नहीं थी कि इंदौर पर अपनी सत्ता चलाने वाली बत्रा फैमिली इतनी कमजोर पड़ जाएगी और खुद हार मानने आ जाएगी। जी हाँ मिस्टर सिंघानिया, हमें आपके और भूषण महाजन के रिश्ते के बारे में पता नहीं था। अगर हमें पता होता तो हम यकीनन महाजन फैमिली के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते। भास्कर ने नम्रता से समझाया और आगे कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप चिंता न करें। हम अब महाजन फैमिली को और परेशान नहीं करेंगे। मैं अपनी पोती स्वर्णा से भी कहूंगा कि वो भूषण को तलाक दे दे। वंशिका महाजन और भुवन की सगाई भी स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगी। रवीश, चिन्मय, कृष्णकांत और बाकी लोग अपनी भावनाओं को बयान नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार वे जानते थे कि बत्रा फैमिली ने महाजन फैमिली के व्यवसाय पर कब्जा करने की योजना कितने लंबे समय से बनाई थी। लेकिन अब रुद्र के आने की वजह से बत्रा फैमिली ने सब कुछ छोड़ दिया। यह सचमुच अविश्वसनीय था। सिंघानिया फैमिली ने खुफिया तौर पर अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि रुद्र की पहचान उतनी सरल नहीं हो सकती जितनी उन्होंने सोची थी, वरना बत्रा फैमिली का ऐसा रवैया नहीं होता। हालांकि सिंघानिया फैमिली के सदस्य समझ नहीं पा रहे थे कि रुद्र की ऐसी और कौन सी पहचान है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था और जो भास्कर को इतना डरा सकती थी। क्या अब माफी मांगने में थोड़ी देर नहीं हो गई? रुद्र मुड़ा और भास्कर की तरफ देखकर धीमी आवाज में पूछा। ओह! भास्कर की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। भूषण अब भी अस्पताल में पड़ा है। तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आए हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बत्रा फैमिली को छोड़ दूं। क्या ये थोड़ा ज्यादा हास्यास्पद नहीं है? रुद्र ने भास्कर की ओर देखते हुए पूछना जारी रखा। मिस्टर सिंघानिया, हम वादा कर चुके हैं कि हम महाजन फैमिली को फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा मेरे दादाजी खुद आपसे माफी मांगने आए हैं। आप और क्या चाहते हैं? स्वर्णा से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आगे बढ़ी और अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों से रुद्र पर चिल्लाई। चुप हो जाओ, तुम्हें यहां बोलने का कोई हक नहीं है। भास्कर मुड़ा और स्वर्णा को ठंडे तरीके से डांटा। स्वर्णा ने एक गहरी सांस ली और अपने होंठ काट लिए। वो वहीं खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। 2 सेकंड तक हिचकिचाने के बाद भास्कर ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। धम! भास्कर असल में रुद्र के सामने घुटने टेक दिए। सिंघानिया फैमिली के सभी सदस्य तुरंत हैरान रह गए।
उनके चेहरों पर अचंभा साफ झलक रहा था। बत्रा फैमिली के सदस्य भी परेशान थे। दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? स्वर्णा ने जल्दी से भास्कर पर चिल्लाया। घुटने टेको। भास्कर ने धीमी आवाज में स्वर्णा को हुक्म दिया। दादाजी, मैं। स्वर्णा घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं लग रही थी। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। बकवास बंद करो। अगर मैंने कहा है घुटने टेको तो बस टेको। भास्कर ने दांत पीसते हुए चिल्लाया। स्वर्णा भास्कर के बगल में खड़ी रही और 2 सेकंड तक हिचकिचाई। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ा और रुद्र के सामने झुक गई। जब सिंघानिया फैमिली के सदस्यों ने भास्कर और स्वर्णा को रुद्र के सामने घुटने टेकते देखा तो वे दहशत और डर से भर गए। वे सब रुद्र के पृष्ठभूमि से डर रहे थे। वही रुद्र जो स्वर्णा और भास्कर जैसे लोगों को घुटने टेकने और माफी मांगने पर मजबूर कर सकता था। मिस्टर सिंघानिया, इस बूढ़े इंसान के लिए बत्रा फैमिली को एक मौका दे दीजिए। भास्कर की आवाज कांप रही थी जब उसने रुद्र से बात की। रुद्र ने उदासीनता से भास्कर की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, मैं पहले ही साफ कर चुका हूं। अगर भूषण 1 हफ्ते के अंदर होश में नहीं आया तो बत्रा फैमिली का इंदौर में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मिस्टर सिंघानिया, मैंने अमेरिका के विशेषज्ञों से संपर्क कर लिया है, लेकिन ये एक लंबी यात्रा है। विशेषज्ञ जल्द से जल्द कल आ सकते हैं। 1 हफ्ता सचमुच बहुत कम है। क्या आप मुझे कुछ और दिन दे सकते हैं? भास्कर ने कांपती आवाज में विनती की। रुद्र, इतनी हद तक मत जाओ। हालांकि कृष्णकांत पूरा मामला नहीं समझ पाया था, पर वो अंदाजा लगा सकता था कि क्या चल रहा है। उसे डर था कि अगर रुद्र आज बहुत आगे निकल गया तो बत्रा फैमिली हताश हो सकती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 और हफ्ता देता हूं, रुद्र ने धीरे से कहा। जब भास्कर ने रुद्र की बात सुनी तो उसके चेहरे पर राहत के भाव साफ दिखाई दिए। उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, धन्यवाद मिस्टर सिंघानिया, आपका शुक्रिया। इतनी जल्दी धन्यवाद मत कहो। मेरी एक और मांग है, रुद्र ने धीरे से कहा। मिस्टर सिंघानिया, अगर आपकी कोई भी मांग है तो कृपया बेझिझक बताइए। जब तक वो बत्रा फैमिली की पहुंच में है, हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, भास्कर ने जल्दी से कहा। रुद्र ने धीरे से मुड़कर स्वर्णा की ओर देखा और फिर ठंडे भाव से कहा, भूषण का यह हाल सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से हुआ है। आज से ये भूषण के वार्ड के सामने घुटने टेकेगी और उसके ठीक होने की दुआ करेगी। जब भूषण होश में आएगा तभी इसे उठने की इजाजत मिलेगी। तुम चाहते हो कि जब तक भूषण होश में नहीं आता मैं वार्ड के सामने घुटनों के बल बैठे रहूं? क्या पागल हो गए हो? सिर्फ इसलिए कि तुम मिस्टर सिंघानिया हो, तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो कर सकते हो? रुद्र की बात सुनकर स्वर्णा गुस्से में चिल्लाई, माफ करना, पर हाँ, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। रुद्र ने रुआ भरे अंदाज में जवाब दिया। मैं वहां क्यों झुकूं? स्वर्णा थोड़ी असंतुष्ट होकर चिल्लाई, तुम भूषण की पत्नी हो। इस वक्त वहां घुटनों के बल बैठकर भूषण के लिए दुआ मांगना तुम्हारे लिए अजीब नहीं होना चाहिए। रुद्र ने धीरे से कहा, मैं नहीं करूंगी। स्वर्णा इस तरह के अपमान को सह नहीं पाई, इसलिए उसने आंखें चौड़ी करके चिल्लाया। रुद्र ने उदासीनता से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, चूंकि तुम नहीं करोगी तो तुम्हारे पास बचा हुआ वही 1 हफ्ता है। मिस्टर सिंघानिया, आप। भास्कर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। तुम्हें मुझसे सौदेबाजी करने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें एक अतिरिक्त हफ्ता इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे माफी मांगने आए हो। अगर तुमने आगे बकवास जारी रखी तो मानो या न मानो, मैं कल तुम्हारे परिवार को दुनिया से ठायब कर दूंगा। रुद्र ने भास्कर पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा और ठंडे लहजे में कहा। रुद्र के तेज से भास्कर डर गया। एक पल के हैरानी के बाद उसने दबी आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, हम आपकी मांगे पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं स्वर्णा से कहूंगा कि वो वार्ड के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठकर भूषण के लिए दुआ मांगे। दफा हो जाओ। रुद्र ने भास्कर की ओर हाथ हिलाया। भास्कर जानता था कि वह रुद्र का मुकाबला नहीं कर सकता और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने स्वर्णा को ठंडी नजरों से देखा और धीरे से खड़ा हो गया। फिर वो मुड़ा और विला से बाहर चला गया।
स्वर्णा जल्दी से खड़ी हुई और भास्कर के पीछे चल दी। मिस्टर बत्रा, मुझे आपको छोड़ने दीजिए। जब कृष्णकांत सिंघानिया ने देखा कि भास्कर जाने वाला है तो उसने जल्दी से आगे बढ़कर चिल्लाया, कृष्णकांत, ठीक है। भास्कर ने धीरे से हाथ हिलाया, फिर धीरे से दूर चला गया। सिंघानिया परिवार के सदस्यों ने बेहद जटिल भावों के साथ भास्कर और बाकियों को जाते हुए देखा। उन्होंने सोचा था कि भास्कर सीधे रुद्र से बदला लेगा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि बात इस तरह खत्म होगी। सिंघानिया परिवार का हर सदस्य तुरंत हक्का बक्का रह गया। अब रुद्र को देखने का उनका तरीका पहले जैसा नहीं रहा। उन्हें आखिरकार यह भी समझ में आ गया कि रुद्र को उनके मामलों की इतनी अच्छी जानकारी क्यों थी। इस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा रुद्र वो रुद्र नहीं था जिसे वे उस समय जानते थे। रुद्र अभी शांति से अपनी जगह पर बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। आखिरकार इस बार वापस आने पर रुद्र का सिंघानिया परिवार से अपनी पहचान छिपाने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए भले ही उन्हें पता चल गया कि रुद्र का पृष्ठभूमि साधारण नहीं है, उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। सिंघानिया परिवार इस समय डरा हुआ और पछतावे से भरा था। अगर उन्हें पहले पता होता कि रुद्र की ऐसी भयानक पृष्ठभूमि है तो वे रुद्र के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते। जिस पल रुद्र परिवार में दाखिल हुआ था, उन्हें उसकी खुशामद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। सिंघानिया परिवार रुद्र की ताकत का इस्तेमाल करके इंदौर का नंबर 1 परिवार भी बन सकता था, मगर जाहिर है उन्होंने ये बड़ा मौका गवा दिया था। कौन सोच सकता था कि वो रुद्र, जिसके पास उस समय कुछ नहीं था, बस कुछ ही सालों में एक ऐसी हस्ती बन जाएगा जो भास्कर बत्रा जैसे व्यक्ति को घुटनों पर झुका सके। अस्पताल में घुटनों पर। दूसरी तरफ स्वर्णा और भास्कर के सिंघानिया परिवार के विला से निकलने के बाद उन्होंने एक कार ली और भूषण के अस्पताल की ओर तेजी से चले गए। दादाजी, क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं अस्पताल में घुटनों के बल बैठूं? स्वर्णा ने घबराकर भास्कर से पूछा। रुद्र सिंघानिया के कहे अनुसार करने के अलावा हमारे परिवार के बचने का कोई और रास्ता है क्या? भास्कर ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन अगर दूसरे लोगों को इस बारे में पता चला तो हमारे परिवार की क्या इज्जत बचेगी? स्वर्णा को लगा कि अस्पताल में झुकना उसके लिए बहुत शर्मनाक है, इसलिए उसने अनिच्छा से कहा, तुम्हारा चेहरा ज्यादा जरूरी है या तुम्हारी जिंदगी ज्यादा जरूरी? भास्कर ने माथे पर बल डालकर पूछा। स्वर्णा ने सिर झुका लिया और सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अंजाम ऐसा होगा। जल्द ही कार अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। भास्कर कार से बाहर निकल गया और स्वर्णा 2 मिनट तक झिझकने के बाद पीछे आई। हालांकि भूषण काफी समय से अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। मजेदार बात यह थी कि यह पहली बार था कि भूषण की पत्नी स्वर्णा भूषण के अस्पताल आई थी। भास्कर स्वर्णा को भूषण के वार्ड के दरवाजे तक ले गया। इस समय जनार्दन महाजन, वंशिका महाजन और दूसरे लोग भूषण के पास थे। भूषण अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। भास्कर ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया। खटखटाहट सुनकर जनार्दन ने अचेतन रूप से दरवाजे की ओर देखा, लेकिन जब उसने भास्कर और स्वर्णा को देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। जनार्दन को लगा कि भास्कर वंशिका के लिए आया है। वंशिका भी घबरा गई और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके हाथ कपड़ों के किनारों को कसकर पकड़े हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पिताजी, वे जरूर कल की घटना के लिए आए होंगे, है ना? वंशिका ने जनार्दन से फुसफुसाकर कहा। वे जिसके लिए भी आए हों, हमें उसका सामना करना होगा। मुझे उम्मीद है कि रुद्र अब ठीक होगा। जनार्दन ने एक गहरी सांस ली, फिर खड़ा हुआ और भास्कर के पास गया। उसने दबी आवाज में कहा, मिस्टर बत्रा, आप आज यहाँ क्यों आए हैं? जनार्दन, भूषण इतने दिनों से बीमार है और मुझे आज ही खबर मिली। भास्कर ने उत्साहपूर्वक जनार्दन का हाथ पकड़ा और कहा। जब वंशिका ने भास्कर की बातें सुनी तो उसे घिन आए बिना नहीं रहा। बत्रा फैमिली को इस बारे में कैसे पता नहीं होगा? मिस्टर बत्रा, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कह दीजिए। जनार्दन स्वाभाविक रूप से भास्कर के साथ नम्रता दिखाने के मूड में नहीं था। आखिरकार
इंदौर में हर कोई बत्रा फैमिली के इरादों को जानता था। जनार्दन के लिए उसके साथ अभिनय जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। जनार्दन, मैं जानता हूं कि हमारे परिवारों के बीच कुछ गलतफहमी थी, लेकिन अब जब वह गलतफहमी दूर हो गई है तो मैंने यूएस के सबसे मशहूर विशेषज्ञ को बुलाया है। जल्द ही भूषण होश में आ जाएगा। भास्कर ने जनार्दन की ओर देखा और आगे कहा, हाँ। भास्कर की बातें सुनकर जनार्दन खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। फिर उसने धीरे से कहा, क्या बत्रा फैमिली इतनी दयालु है? मैं तो तभी शुक्रगुजार होऊंगा जब आप मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दयालु और परोपकारी बनने का ढोंग मत करिए। जब भास्कर ने जनार्दन की बातें सुनी तो वो शर्मिंदा दिखा और समझ नहीं पाया कि क्या करे। जनार्दन ने भास्कर से जो कुछ भी कहा उसे सुनकर स्वर्णा का चेहरा गुस्से से भर गया। अगर रुद्र न होता तो भास्कर जैसा आदमी जनार्दन से इतनी आज्ञाकारिता से क्यों बात करता? पहले शुक्ला परिवार ने जनार्दन की बातें सुनी होती तो वे महाजन परिवार को कब का तबाह कर चुके होते। लेकिन अब हालात अलग थे। महाजन परिवार के पास रुद्र के रूप में एक मजबूत सहारा था। भास्कर में हिम्मत होती भी तो वह उन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता। मिस्टर भास्कर, अभी मेरा मन आपसे किसी और बात पर बात करने का नहीं है। मैं जानता हूं कि आप आज यहाँ वंशिका के कल शादी से भाग जाने की घटना की वजह से आए हैं। मैंने सब कुछ व्यवस्थित किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप रुद्र और वंशिका को परेशान नहीं करेंगे। आपके पास जो भी तरीके हैं उन्हें सीधे मुझ पर आजमाइए। यह स्पष्ट था कि जनार्दन अब रुद्र और वंशिका की रक्षा करने की पहल कर रहा था। जनार्दन की बातें सुनकर भास्कर को आखिरकार समझ में आया कि महाजन परिवार के लोगों को अभी तक रुद्र की असली पहचान नहीं पता थी। रुद्र महाजन परिवार के लिए कोई तुरूप का इक्का नहीं था। यह सब बस एक इत्तेफाक था। जनार्दन, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मुझे पहले नहीं पता था कि वंशिका भुवन से शादी नहीं करना चाहती। चूंकि वंशिका शादी नहीं करना चाहती तो भुवन के साथ शादी तोड़ देते हैं, भास्कर ने उदासीनता से कहा। भास्कर की बातें सुनकर जनार्दन के चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि भास्कर के पास निश्चित रूप से उनसे निपटने के और तरीके होंगे। और ये भी कि मैंने जिस डॉक्टर को आमंत्रित किया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर सकते हैं। मेरा अब कोई अन्य इरादा नहीं है। मैं बस उम्मीद करता हूं कि कुणाल जल्द ही जाग जाए। भास्कर ने जनार्दन की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी। भास्कर की बातें सुनकर जनार्दन पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। वो समझ नहीं पाया कि भास्कर अचानक इतना दयालु कैसे हो गया। ये शुक्ला परिवार के सामान्य व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था। मिस्टर भास्कर, आपका ठीक ठीक क्या मतलब है? जनार्दन से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने परेशान भाव से पूछा। आज से हमारे शुक्ला परिवार और आपके महाजन परिवार का कोई आगे का लेना देना नहीं होगा। कुणाल के जागने के बाद मैं स्वर्णा और उनके बीच तलाक की व्यवस्था करूंगा। जहां तक पहले की गलतफहमियां हैं, उन्हें सब साफ मान लेते हैं, भास्कर ने शांत भाव से कहा। उसकी बातें सुनकर जनार्दन ने उलझन भरे भाव से उसे देखा। उसे बस विश्वास नहीं हो रहा था कि भास्कर उन्हें इतनी आसानी से जाने देगा। कुणाल की हालत के लिए स्वर्णा दोषी है, इसलिए जब तक वह जाग नहीं जाते वह दरवाजे के सामने घुटने टेक कर उनके लिए प्रार्थना करेगी। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे बीच के द्वेष को भूल सकते हैं, भास्कर ने आगे कहा। जब स्वर्णा ने उसकी बातें सुनी तो वो गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सकी और आखिरकार दांत पीसकर वार्ड के दरवाजे तक गई। फिर सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए। जनार्दन और वंशिका तुरंत वहीं हैरान खड़े रह गए और उनके चेहरों पर अविश्वास छा गया। वे समझ नहीं पाए कि शुक्ला परिवार क्या कर रहा था। पहले उन्होंने एक डॉक्टर को आमंत्रित किया और अब उन्होंने स्वर्णा को कुणाल के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। जनार्दन को तो यहां तक महसूस हुआ कि शुक्ला परिवार सचमुच माफी मांगने आया था। भास्कर, तुम असली में क्या करना चाहते हो? जनार्दन से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उत्तेजित स्वर में भास्कर पर चिल्लाया। मैं क्या करना चाहता हूं? मैंने अभी सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, भास्कर ने धीरे से जवाब दिया।
फिर उसने अपना सिर घुमाया और स्वर्णा की ओर देखकर धीमी आवाज में कहा, जब तक कुणाल जाग नहीं जाते तुम खड़ी नहीं हो सकती। क्या तुम मेरा मतलब समझती हो? वो एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर दांत पीसते हुए सिर हिलाया। जनार्दन, देर हो रही है, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। विशेषज्ञ के आते ही मैं आपको सूचित करूंगा। भास्कर ने जनार्दन की ओर सिर घुमाया और कहा, फिर वार्ड से दूर चला गया। जनार्दन, वंशिका और अन्य वहीं खड़े रहे, उनके भाव बेहद उलझे हुए थे। इस बिंदु पर वे भास्कर के कार्यों से पूरी तरह भ्रमित लग रहे थे, समझने में असमर्थ थे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। डैड, ये सब क्या हो रहा है? वंशिका ने थोड़ी देर हिचकिचाया और जनार्दन से उलझन भरे स्वर में पूछा। मुझे नहीं पता कि अब क्या हो रहा है। जनार्दन ने हल्के से सिर हिलाया। वंशिका ने अनजाने में दरवाजे के बाहर घुटने टेकी हुई स्वर्णा पर एक नजर डाली और फुसफुसाकर कहा, डैड, क्या यह संभव है कि शुक्ला परिवार का हमसे निपटने का अब कोई इरादा नहीं है? मुझे लगता है कि स्वर्णा के चरित्र के आधार पर वो स्वेच्छा से वहां घुटने नहीं टेकेगी, है ना? ये वास्तव में बहुत अजीब है। जनार्दन ने एक गहरी सांस ली और अचानक उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने ऊपर वंशिका की ओर देखा और उत्तेजित होकर कहा, क्या ये सब रुद्र की वजह से हो सकता है? लगता है कि ये एकमात्र संभावना है ना? वंशिका ने धीमी आवाज में जवाब दिया, फिर जारी रखा, कल रुद्र ने कहा था कि वो इन मामलों को संभालेगा। शुक्ला परिवार अब माफी मांगने आया है। क्या ये सचमुच रुद्र की वजह से हो सकता है? क्या रुद्र का कोई ऐसा पृष्ठभूमि है जिसके बारे में हम नहीं जानते? जनार्दन खुद से बुदबुदाए बिना नहीं रह सके। जनार्दन की बातें सुनकर वंशिका को अचानक एहसास हुआ और उसने जल्दी से कहा, डैड, वास्तव में कल होटल में मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी। क्या गड़बड़ थी? जनार्दन ने जल्दी से पूछा। क्या आप कन्हैया को जानते हैं? क्या आपका मतलब उस प्रभावशाली व्यक्ति से है? जनार्दन व्यक्तिगत रूप से कन्हैया को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कुछ बातें सुनी थी। हाँ, वही व्यक्ति। उनका शुक्ला परिवार के साथ बहुत अच्छा संबंध था। कल जब रुद्र प्रवीण के पैर तोड़ने वाला था, तो कन्हैया का मूल इरादा शुक्ला परिवार की मदद करने का था, लेकिन एक फोन कॉल मिलने के बाद वो रुद्र के पक्ष में खड़ा हो गया और यहां तक कि रुद्र को प्रवीण का दूसरा पैर तोड़ने में भी मदद की। साथ ही स्वर्णा रुद्र से बहुत डरी हुई लग रही थी। जब रुद्र मुझे लेकर गया तो शुक्ला परिवार ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। एक ठहराव के बाद वंशिका ने जारी रखा, और जैसे ही रुद्र और मैं होटल से निकले, कन्हैया जल्दी से पीछा करते हुए आया और रुद्र से माफी मांगी। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता है। तुमने मुझे कल इसके बारे में क्यों नहीं बताया? जनार्दन ने कुछ निराशा के साथ कहा। मैं कल बहुत घबराई हुई थी, इसलिए इन बातों को भूल गई। वंशिका ने फुसफुसाकर कहा, रुद्र की पृष्ठभूमि असाधारण होगी, वरना शुक्ला परिवार माफी मांगने क्यों आएगा? जनार्दन ने उत्तेजित स्वर में कहा। इस पल उन्हें आखिरकार कल रात रुद्र की बातों का मतलब समझ में आया। अस्पताल के वार्ड में वंशिका ने संक्षेप में जनार्दन को शादी के भोज में हुई घटनाओं के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर जनार्दन को अपने मन में ये और पक्का हो गया कि रुद्र का कोई अज्ञात बैकग्राउंड जरूर है, तभी तो उसने शुक्ला परिवार के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत की। मगर जिस बात ने उसे परेशान किया वो ये थी कि रुद्र का ऐसा क्या बैकग्राउंड हो सकता है कि शुक्ला परिवार इतना डर गया। पिताजी, मुझे याद है कि कन्हैया हमेशा रुद्र को मिस्टर रुद्र कहकर पुकारता था। उस वक्त मुझे ये अजीब लगा था, क्योंकि रुद्र कोई अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का नहीं है। कन्हैया उसे इस तरह क्यों संबोधित कर रहा था? उसी पल वंशिका ने फिर से जनार्दन से यह बात कही, तुम्हारा मतलब मिस्टर रुद्र? वंशिका की बातें सुनकर जनार्दन स्तब्ध रह गए। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने कहा, क्या इस दुनिया में ऐसा संयोग हो सकता है? आपका क्या मतलब है? वंशिका ने पलकें झपकाई, जैसे उलझन में हो। कुछ समय पहले मैंने सुना था कि मुंबई में मिस्टर रुद्र नाम का एक शख्स है। कहा जाता है कि इस मिस्टर रुद्र के पास अविश्वसनीय शक्ति है और वह चारों प्रमुख प्रांतों में भी बेजोड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रुद्र ही वो पौराणिक मिस्टर रुद्र है? जनार्दन ने उत्साह से भरकर चिल्लाते हुए वंशिका से पूछा। वाह,
वंशिका के चेहरे पर हैरानी की एक लहर दौड़ गई। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि रुद्र सचमुच मुंबई में पढ़ाई कर रहा था। यह सुनकर जनार्दन सीधे वंशिका की ओर पलटे और उत्तेजित लहजे में कहा, अगर रुद्र सचमुच मुंबई का मिस्टर रुद्र है तो अब सब कुछ समझ में आता है। कन्हैया की प्रतिक्रिया और शुक्ला परिवार का माफी मांगने आना सब तर्क संगत है, लेकिन रुद्र तो सिर्फ एक साधारण कॉलेज छात्र है ना? वो मुंबई का मिस्टर रुद्र कैसे बन सकता है? वंशिका अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। धीरे से बुदबुदाई, हमने रुद्र को इतने लंबे समय से नहीं देखा है। कौन जानता है कि इस दौरान उसने क्या अनुभव किया होगा। जनार्दन ने धीरे से आह भरी और आगे कहा, मगर जो भी हो, रुद्र को वास्तव में मुंबई का मिस्टर रुद्र होना चाहिए। लगता है आसमान को हमारे महाजन परिवार पर दया आ गई। मैंने सोचा था कि हमारा महाजन परिवार एक अंतिम मोड़ पर पहुंच गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रुद्र सामने आया है। अब न तुम और न कुणाल को शुक्ला परिवार के हाथों हेरफेर किया जाएगा। ये सचमुच अद्भुत है। मुझे रुद्र का सही से धन्यवाद करना चाहिए। स्थिति अभी पुष्टि नहीं हुई है। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि रुद्र वास्तव में मिस्टर रुद्र है। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए। कुणाल की मां ने धीरे से जनार्दन को याद दिलाया, तुम सही कहती हो। उन्होंने सहमत होते हुए सिर हिलाया और आगे कहा, मैं अभी मुंबई में अपने दोस्तों से संपर्क करूंगा और देखूंगा कि क्या मुझे कोई ऐसा मिल सकता है जो मिस्टर रुद्र को जानता हो, ताकि रुद्र की पहचान की पुष्टि हो सके। अगर रुद्र वास्तव में मिस्टर रुद्र है तो हमारे महाजन परिवार को एक महान हितैषी मिला है। कल पिताजी, आपने कहा था कि जब तक रुद्र हमारे लिए कोई चमत्कार नहीं लाता, हमारा परिवार इस मुश्किल से नहीं निकल पाएगा। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र सचमुच हमारे लिए एक चमत्कार लेकर आएगा। इस पल वंशिका भी बहुत खुश दिखी। मुस्कुराते हुए उसने जनार्दन से बात की, हाँ, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र वास्तव में हमारे लिए एक चमत्कार लाएगा। मैं अभी कॉल करता हूं और कुछ जानकारी इकट्ठा करता हूं। अपने दिल पर पड़े बोझ को आखिरकार उठता हुआ महसूस करते हुए जनार्दन ने राहत की सांस ली। फिर वो अपना फोन पकड़कर वार्ड के दरवाजे की ओर बढ़ गए। दूसरी ओर ऋत्विक के विला के अंदर भास्कर और स्वर्णा के जाने के बाद सिंघानिया परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर रुद्र के प्रति भाव पूरी तरह बदल गए थे। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि किसी को नहीं पता था कि क्या चल रहा है। पवन ने भी रुद्र की नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि इस पल रुद्र वह नहीं था जिसे वो भड़का सके। आप सब मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? बैठ जाए सब लोग, मुझे आप सबको कुछ बताना है। सबको वहां खड़ा होकर अपनी ओर घूरते हुए देखकर रुद्र हल्के से मुस्कुराया और शांति से बुलाया। उसकी बातें सुनकर भी हर कोई बिना किसी प्रतिक्रिया के स्थिर खड़ा रहा। रुद्र, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम किस कारण से वापस आए हो? कृष्णकांत ने कुछ देर के लिए झिझका और रुद्र से पूछा। मैं असल में सिंघानिया परिवार की संपत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने नहीं आया था, लेकिन चूंकि आप सब मेरे प्रति इतने सशंकित हैं, तो ठीक है, मुझे सिंघानिया कॉर्पोरेशन में 50% की हिस्सेदारी चाहिए। कोई आपत्ति? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें 50% शेयर चाहिए? उसकी बातें सुनकर चिन्मय खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका और आगे कहा, हम तुम्हें 50% शेयर क्यों दें? तुम खुद को क्या समझते हो? हमें क्यों चाहिए? रुद्र हल्का सा मुस्कुराया, फिर ठंडे लहजे में चिन्मय से कहा, क्योंकि मैं योग्यता के मामले में तुमसे ज्यादा मजबूत हूं। सामाजिक संबंधों और वित्तीय ताकत दोनों के मामले में मेरा बैकग्राउंड तुमसे ज्यादा प्रभावशाली है। इसके अलावा सिंघानिया कॉर्पोरेशन खुद मेरे पिता का है। 50% शेयर लेना मेरे लिए एकदम सामान्य बात है ना? तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, तुम छोटे बदमाश? चिन्मय चिल्लाया, जैसे वो कुछ हद तक असहमत हो। अगर मुझमें भास्कर को मेरे सामने झुका देने की क्षमता है, तो मुझमें निश्चित रूप से तुम्हें भी मेरे सामने झुका देने की क्षमता है। रुद्र ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, ठीक है, अगर तुम में सचमुच वह क्षमता है तो मुझे दिखाओ। चिन्मय कुछ और कहने ही वाला था। चुप हो जाओ। कृष्णकांत ने अचानक भौहें सिकोड़ी और चिल्लाया। चिन्मय तेजी से मुड़कर कृष्णकांत की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में उलझन थी।
रुद्र जो कह रहा है वह सही है। इस सिंघानिया कॉरपोरेशन की स्थापना वाकई उसके पिता ने की थी और रुद्र के लिए 50% शेयर लेना पूरी तरह सामान्य बात है। इसलिए मैं रुद्र को 50% शेयर देने के लिए सहमत हूं। कृष्णकांत ने सिंघानिया परिवार के लोगों की ओर देखते हुए धीरे से कहा। उसके बोलने के बाद इससे तुरंत सिंघानिया परिवार के सभी सदस्यों में असंतोष पैदा हो गया। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हमें रुद्र को अपने परिवार के शेयर क्यों देने चाहिए? हाँ, रुद्र का हमारे सिंघानिया परिवार से बहुत पहले से कोई संबंध नहीं रहा है। हमें उसे शेयर क्यों देने चाहिए? मैं असहमत हूं। हर कोई बोलने लगा, कृष्णकांत पर चिल्लाते हुए। अपने मुंह बंद रखो, कृष्णकांत ने चिल्लाया उन्हें घूरते हुए और आगे कहा, मैंने इस मामले पर अपना फैसला ले लिया है। अगर आप में से कोई भी असहमत है तो यहां से निकल जाओ। कृष्णकांत की बातें सुनकर सिंघानिया फैमिली के सदस्य जहां के तहां थम गए। उनके चेहरों पर अत्यंत जटिल भाव थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कृष्णकांत रुद्र को 50% शेयर देने को क्यों तैयार हो गया। हालांकि उनके मन में कृष्णकांत की बात को टालने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए अंत में वे न चाहते हुए भी सहमत हो गए। क्या तुम लोगों ने बात कर ली? रुद्र ने भीड़ की ओर देखकर पूछा। इस तरह के मामलों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला फैसला कर सकता हूं। कृष्णकांत ने उसे देखकर कहा, यह अच्छी बात है। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया और आगे कहा, चूंकि अब मेरे पास सिंघानिया कॉरपोरेशन के 50% शेयर हैं, तो मैं सिंघानिया कॉरपोरेशन का चेयरमैन हूं। आज से सिंघानिया फैमिली का कोई भी सदस्य सिंघानिया कॉरपोरेशन में किसी भी पद पर नहीं रहेगा। हालांकि मैं तुम्हारे शेयरों के आधार पर तुम सभी को सालाना लाभांश, डिविडेंड्स वितरित करूंगा। उसकी बातें सुनकर भीड़ एक बार फिर सन्न रह गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना निर्दयी होगा और सबको बर्खास्त करने की योजना बना रहा होगा। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? रुद्र ने धीमे लहजे में पूछा। कोई आपत्ति नहीं। इस बिंदु पर कृष्णकांत को एहसास हुआ कि वर्तमान रुद्र अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। यहां तक कि शुक्ला फैमिली भी रुद्र के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करती थी, तो वह स्वाभाविक रूप से विरोध नहीं कर सकता था। रुद्र जो कुछ भी कहता उसे बस मानना पड़ता था। सिंघानिया फैमिली के अन्य सदस्य बेहद नाराज थे, लेकिन वे बेबस थे। आखिरकार जब कृष्णकांत पहले ही सहमत हो गया था, तो उनके कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। रुद्र, क्या तुम इतनी बड़ी कंपनी को अकेले संभाल पाओगे? रवीश ने यह समझकर कि उसका चेयरमैन का पद अब सुरक्षित नहीं है, रुद्र से पूछा। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, रुद्र ने भावहीनता से जवाब दिया। फिर आगे कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने कंपनी से कितना पैसा गबन किया है। तुम्हें इसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं, वो सारा पैसा वापस करने के लिए। अगर तुम वापस नहीं कर पाए तो मैं सीधे वकील के साथ तुम पर मुकदमा करूंगा, समझे? रवीश ने सामने खड़े रुद्र को देखा और एक पल के लिए थम गया। फिर दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बोला, मैं समझ गया। अच्छा। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया और फिर चिन्मय की ओर मुड़कर देखा। धीरे से कहा, और तुम्हारे पास भी 1 महीना है वो पैसा वापस करने के लिए जो तुमने कुलदीप का देना है। अगर तुम वापस नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन सिंघानिया कॉरपोरेशन का तुमसे कोई संबंध नहीं रहेगा, समझे? रुद्र, तुम। चिन्मय अचानक खड़ा हो गया। क्या तुम्हें अब भी कोई आपत्ति है? रुद्र ने चिन्मय की ओर देखा और शांति से पूछा। बैठ जाओ, कृष्णकांत ने धीमी आवाज में कहा। चिन्मय ने गहरी सांस ली और आखिरकार दांत पीसते हुए वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र, जिसे कभी सिंघानिया फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था, वो आज पूरे सिंघानिया फैमिली पर हावी हो जाएगा। कुछ देर के लिए सिंघानिया फैमिली में हर कोई सिर झुकाए खड़ा रहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि परिणाम ये होगा। दरअसल उसका मूल इरादा सिंघानिया फैमिली के सदस्यों से ये चीजें वापस लेने का नहीं था। आखिरकार ये चीजें उसके लिए मामूली थी। उसके नाम पर अरबों की लागत वाली अनगिनत कंपनियां थी। एक छोटी सी सिंघानिया कॉरपोरेशन उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी।
उसके ये कदम सिर्फ सिंघानिया फैमिली के सदस्यों को सबक सिखाने के लिए थे। कृष्णकांत ने रुद्र को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज में कहा, रुद्र, अब जब तुम्हें सिंघानिया कॉरपोरेशन के 50% शेयर मिल गए हैं, तो क्या कोई और मामला है? निश्चित रूप से, रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया और खड़ा हो गया, कहते हुए, मुझे तुमसे अलग से एक और बात करनी है। कृष्णकांत थोड़ा झिझका और फिर धीरे से सिर हिलाया, कहते हुए, ठीक है, अध्ययन कक्ष स्टडी में चलकर बात करते हैं। रुद्र सीधे कृष्णकांत के अध्ययन कक्ष की जगह की ओर बढ़ा। हालांकि सिंघानिया फैमिली के महल में काफी बदलाव आ गया था। रुद्र यहाँ कई साल रहा था, इसलिए वो अभी भी अध्ययन कक्ष की जगह से भली भांति परिचित था। कुछ ही मिनटों बाद रुद्र कृष्णकांत के पीछे पीछे अध्ययन कक्ष में दाखिल हुआ। चिन्मय ने अपना सिर मोड़ा और रवीश की ओर देखा, फिर फुसफुसाकर कहा, हमें कोई समाधान ढूंढना होगा। हम बस देखते नहीं रह सकते कि रुद्र इस तरह कंपनी को ले जाए। कोई समाधान ढूंढना? रवीश ये सुनकर खुद को ठंडी हंसी हंसने से रोक नहीं पाया। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, अगर मेरे पास कोई समाधान होता तो क्या मैं बस देखता रहता कि रुद्र कंपनी के 50% शेयर ले जाए? वर्तमान रुद्र अब पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा। हमारे पिताजी ने हमें बचाने के लिए उसकी मांगे मान ली हैं। अगर वो वाकई हमसे निपटना चाहेगा तो हमारी सिंघानिया फैमिली को प्रतिक्रिया देने का भी मौका नहीं मिलेगा। रुद्र में इतनी क्षमता है। चिन्मय ने अपनी आंखें झपकाते हुए उलझन भरे भाव से पूछा, इंदौर में कितने लोग भास्कर को घुटने टेकने और माफी मांगने पर मजबूर कर सकते हैं? तुम बताओ। रवीश ने ठंडे तरीके से जवाब दिया। ये सुनकर चिन्मय ने तेज सांस ली और कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गया कि क्या करे। रुद्र ने पूरी सिंघानिया कॉरपोरेशन पर कब्जा नहीं किया, इसलिए उसने हमें पहले ही इज्जत दे दी है। अब हमें बस जल्दी से अपना गढ़ बटझाला साफ करने की जरूरत है, रवीश ने आगे कहा। आह! चिन्मय ने रवीश की बातें सुनकर लाचारी से आह भरी। उसकी आंखों में स्वीकृति के भाव थे। दूसरी ओर रुद्र के कृष्णकांत के साथ अध्ययन कक्ष में पहुंचने के बाद वह सीधे कुर्सी पर बैठ गया, जबकि कृष्णकांत उसके सामने बैठा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कह दो। कृष्णकांत ने रुद्र से बात करने की पहल की। उस वक्त मेरे माता पिता के साथ असल में क्या हुआ था? रुद्र ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे पूछ लिया। उसका सवाल सुनकर कृष्णकांत की बहुत थोड़ी सिकुड़ गई। उसकी आंखों में हैरानी की झलक थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हारे माता पिता की कार दुर्घटना में मौत नहीं हुई थी? मेरे माता पिता की मौत कार दुर्घटना में नहीं हुई थी, उनकी हत्या की गई थी। सच जानने वाले केवल तुम ही होने चाहिए। मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे बताओ कि उस वक्त असल में क्या हुआ था। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी सिंघानिया फैमिली के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य को एक एक करके छायब कर दूंगा। रुद्र ने शांति से धमकी दी। रुद्र, तुम इन सभी सालों में किन मुश्किलों से गुजरे हो? कृष्णकांत, जो रुद्र से लगातार अपरिचित महसूस कर रहा था, खुद को धीमी आवाज में पूछने से रोक नहीं पाया। मैं किन मुश्किलों से गुजरा हूं उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। उसने अत्यंत सर्द तरीके से जवाब दिया। आखिरकार जब से कृष्णकांत ने उसे सिंघानिया फैमिली से बाहर निकाल दिया था, रुद्र को लगता था कि इस दुनिया में उसका अब कोई रिश्तेदार नहीं है। इसीलिए उसने कृष्णकांत से इतनी रूखी तरह से बात की। कृष्णकांत को शायद ये अंदाजा नहीं था कि सिंघानिया परिवार को छोड़ने के बाद रुद्र में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। इस पल रुद्र उसे अत्यंत अपरिचित लग रहा था। बातचीत का उसका ढंग और चीजों को करने का उसका तरीका पहले से बिल्कुल अलग था। वह जानता था कि रुद्र के साथ जरूर कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से वह ऐसा बन गया। वो सीधे रुद्र से पूछना चाहता था कि उसने क्या अनुभव किया, लेकिन रुद्र विरोध दिखा रहा था और सवाल का जवाब देने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। मेरे माता पिता की असल में मौत कैसे हुई? कृष्णकांत की चामोशी देखकर रुद्र ने माथे पर बल डाले और दबी आवाज में पूछा। कृष्णकांत ने धीरे से सिर उठाया, उसकी ओर देखा और संयत भाव से कहा, रुद्र, मैं तुम्हें सलाह देता हूं।
अतीत में क्या हुआ ये ज्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ चीजें हो चुकी हैं और अब हम जो भी करें उन्हें बदल नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि तुम और पूछताछ ना करो। यह मामला मेरे माता पिता की मौत से जुड़ा है। मैं कैसे दिखावा कर सकता हूं कि कुछ हुआ ही नहीं। रुद्र ने दांत पीसते हुए ठंडे लहजे में कहा। उसे कृष्णकांत का यह रवैया सबसे ज्यादा नापसंद था। हालात जो भी हो, कृष्णकांत अब भी बिलाल के पिता थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कृष्णकांत अपने ही बेटे की मौत पर इतना उदासीन क्यों था। अगर तुम्हें पता भी चलता है तो तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम कुछ बदल सकते हो? कृष्णकांत ने आगे कहा। हो सकता है पहले मैं कुछ नहीं बदल सकता था, लेकिन अब मैं वो इंसान नहीं हूं जो मैं उस समय था, उसने शांति से जवाब दिया। कृष्णकांत ने एक गहरी सांस ली और धीमे से कहा, ठीक है, चूंकि तुम उस समय क्या हुआ था ये जानने के लिए इतने उत्सुक हो तो मैं तुम्हें बताता हूं। रुद्र ने कृष्णकांत को देखा और खामोशी से उसके बोलने का इंतजार किया। हमें तुम्हारे पिता के अतीत से शुरू करना होगा, कृष्णकांत ने शुरुआत की। मेरे पिता का अतीत? रुद्र ने हल्का सा माथे पर बल डाला। उसके चेहरे पर भ्रम झलक रहा था। हाँ, असल में तुम्हारे पिता मेरे जैविक बेटे नहीं हैं, वो सिर्फ एक गोद लिया हुआ बच्चा थे। कृष्णकांत ने सिर हिलाया। जब रुद्र ने उससे ये शब्द सुने तो उसके चेहरे पर अविश्वास छा गया। हालांकि सिंघानिया परिवार ने रुद्र के साथ बुरा व्यवहार किया था, उसने कभी भी अपने खून के रिश्ते पर संदेह नहीं किया था। उसे लगता था कि सिंघानिया परिवार के उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का कारण सिर्फ ये था कि वे सिंघानिया कॉरपोरेशन को आपस में बांटना चाहते थे। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सिंघानिया परिवार से सचमुच कोई रिश्ता नहीं था। इसका मतलब था कि वह असल में एक अनाथ था। इस दुनिया में उसका कोई असली परिवार नहीं था। रुद्र ने कृष्णकांत को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर सदमा भरा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह असल में सिंघानिया परिवार का हिस्सा नहीं था। क्या तुम सच कह रहे हो? रुद्र ने ठंडे लहजे में पूछा। इस बिंदु पर मेरे पास तुमसे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, कृष्णकांत ने शांत तरीके से जवाब दिया। फिर आगे कहा, मैंने तुम्हारे पिता से इस रहस्य को जीवन भर छिपाकर रखने का वादा किया था, लेकिन चूंकि तुम उस समय क्या हुआ था ये जानने के लिए इतने उत्सुक हो तो मैं तुम्हें सच ही बता सकता हूं। फिर क्या हुआ? रुद्र ने जल्दी से पूछा। मेरा असल में एक और दूसरा बेटा था जिसका तुम्हारे पिता के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन मेरा दूसरा बेटा एक बीमारी के कारण गुजर गया। फिर तुम्हारे पिता अचानक मेरे पास आए और मुझे बताया कि उन्हें एक पहचान चाहिए, एक साफ सुथरी पहचान। वह मेरे दूसरे बेटे की पहचान का इस्तेमाल करके इस दुनिया में रहना चाहते थे। वो एक पल के लिए रुका और जारी रखा। उस समय मुझे ठीक से नहीं पता था कि तुम्हारे पिता का क्या मतलब था, लेकिन उन्होंने एक बहुत आकर्षक शर्त पेश की। उन्होंने सिंघानिया परिवार के हर किसी का भाग्य बदलने का वादा किया। और उस समय मैं सिर्फ एक छोटा कारखाना मालिक था और कारखाना ठीक से नहीं चल रहा था, दिवालियापन की कगार पर था। तुम्हारे पिता के प्रस्ताव के सामने मेरे पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। रुद्र ने अपने सामने कृष्णकांत के चेहरे को देखा। उसके भाव से हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता और कृष्णकांत का ऐसा इतिहास था। आखिरकार मैंने अपने दूसरे बेटे की मौत की खबर छिपाने का फैसला किया और सिंघानिया परिवार के हर किसी के साथ तुम्हारे पिता के पीछे पीछे एक नया जीवन शुरू करने के लिए इंदौर आया। कृष्णकांत ने धीरे से कहा। क्या सिंघानिया परिवार के अन्य सदस्यों को इस बारे में पता है? रुद्र ने जल्दी से पूछा। हाँ, रवीश, चिन्मय और बाकियों को इसकी जानकारी है, कृष्णकांत ने धीरे से सिर हिलाया। रुद्र को आखिरकार समझ में आया कि सिंघानिया परिवार ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया। पता चला कि खुद उसे छोड़कर हर कोई जानता था कि वह परिवार का हिस्सा नहीं था। इंदौर पहुंचने के बाद तुम्हारे पिता ने वाकई अपना वादा निभाया। कुछ ही सालों में उन्होंने सिंघानिया कॉरपोरेशन की स्थापना की और कंपनी की विकास की रफ्तार चौंकाने वाली थी। हमारा जीवन भी इसके साथ बदल गया। उस समय सिंघानिया कॉरपोरेशन इंदौर में प्रमुख थी और तुम्हारे पिता तुम्हारी मां से मिले और फिर तुम हुए।
कृष्णकांत ने रुद्र को देखा और सच्चाई से कहा। और फिर रुद्र को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने उत्साहित होकर पूछा, मुझे तुम्हारे पिता की असली पहचान जानने की उत्सुकता थी, इसलिए मैंने पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि तुम्हारे पिता के साथ दुर्घटना होने के कुछ महीने पहले वो अचानक मेरे पास आए और स्वेच्छा से अपना रहस्य मुझे बता दिया। कृष्णकांत ने दबी आवाज में कहा। रुद्र ने कृष्णकांत को देखा, खामोशी से उसके जारी रखने का इंतजार किया। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया कि वह सिंघानिया कॉरपोरेशन को इतना बड़ा बना पाए क्योंकि वह सेठी नामक एक संगठन के लिए काम करते थे। यह सेठी संगठन बहुत विशाल है, एक ऐसा पैमाना जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कृष्णकांत एक पल के लिए रुका और आगे कहा, तुम्हारे पिता इंदौर में सेठी के प्रमुख थे, लेकिन सेठी का एक नियम है कि सभी नेताओं को अपनी पहचान छिपाकर रखनी चाहिए और बाहरी लोगों को सेठी के अस्तित्व के बारे में पता नहीं चलने देना चाहिए। उसकी बातें सुनकर रुद्र के चेहरे पर शांति बनी रही। आखिरकार वो पहले से ही जानता था कि उसके पिता का संबंध सेठी से था, इसलिए हैरान होने की कोई जरूरत नहीं थी। वो उत्सुक था कि आगे क्या होगा। क्या आप कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए जानबूझकर आपके सरीब आने का ढोंग किया, खुद को आपका दूसरा बेटा बताया और फिर सिंघानिया कॉरपोरेशन की स्थापना भी अपनी पहचान को और ज्यादा छिपाने के लिए की? रुद्र ने आंखें छोटी करते हुए धीमी आवाज में कृष्णकांत से पूछा। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ भी किया वो दरअसल अपनी असल पहचान छुपाने के लिए था। कृष्णकांत ने हल्का सा सिर हिलाया। तो फिर मेरे पिताजी ने आपको ये सारी बातें क्यों बताई? रुद्र ने एक पल के लिए हिचकिचाया और कृष्णकांत की ओर देखते हुए जोर देकर जवाब मांगा। तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये बातें इसलिए बताई क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें तरक्की का मौका मिल सकता है। सेठी के लोगों ने उन्हें इंदौर का इंचार्ज होने से बढ़ाकर बंगाल का इंचार्ज बनाने का फैसला किया है। तुम्हारे पिताजी शायद इस मौके का इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो मेरे साथ सिंघानिया परिवार को इंदौर से बंगाल के न्यू टाउन लेकर जाने के बारे में बात करना चाहते थे। कृष्णकांत धीरे धीरे बोलता गया। न्यू टाउन। रुद्र की आंखों में हल्की सी हैरानी झलकी। मैं जानता था कि हमारे सिंघानिया परिवार के पास जो कुछ भी आज है वो तुम्हारे पिताजी की कोशिशों की वजह से है। एक बार अगर हम तुम्हारे पिताजी को छोड़ देते तो हमारे पास कुछ नहीं रहता, इसलिए मैं बस हाँ कहने का विकल्प चुन सकता था। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे कहा, और तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये भी बताया था कि शायद ये तरक्की आसानी से न हो क्योंकि सेठी में कई लोग उनकी जगह पर नजर गड़ाए हुए हैं, उनके लिए खतरा हो सकता है। रुद्र अब सेठी के बारे में अच्छी तरह जानता था। नंदिनी ने जो कुछ भी बताया था उससे वह महसूस कर सकता था कि सेठी के लोगों के बीच आपसी झगड़ा आम बात थी। सेठी में जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी और हर कोई अपनी क्षमता पर निर्भर था। जब तक आप सेठी के लिए मूल्य पैदा कर सकते थे, ऊपर के लोग आपके इस्तेमाल किए गए साधनों की परवाह नहीं करते थे। इसलिए उसे लगा कि उसके पिताजी को जरूर ये एहसास हो गया होगा कि दूसरे प्रतियोगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने खुद आगे बढ़कर कृष्णकांत को ये बातें बताई। उस समय मैंने ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि 2 महीने बाद तुम्हारे माता पिता का कार एक्सीडेंट हो जाएगा। जब मैंने तुम्हारे माता पिता के एक्सीडेंट के बारे में सुना तो मैं जानता था कि ये महज कोई एक्सीडेंट नहीं था, शायद ये तुम्हारे पिताजी के प्रतिद्वंद्वियों का काम था। कृष्णकांत ने उसकी ओर देखा और बोलना जारी रखा। रुद्र बिना कुछ बोले उन्हें घूरता रहा। मैंने पहले ही साफ कर दिया है कि हमारे सिंघानिया परिवार और तुम्हारे पिताजी के बीच क्या हालात थे। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी के बिना हमारा सिंघानिया परिवार कुछ भी नहीं है। इसलिए जब तुम्हारे पिताजी मुसीबत में पड़े तो हम बस चुप रह सकते थे। मैं जानता हूं कि जिन लोगों से हम पंगा नहीं ले सकते वही लोग हैं जिनसे तुम भी पंगा नहीं ले सकते। अपनी बात खत्म करने के बाद कृष्णकांत धीरे से रुद्र के पास गए, गहराई से झुके और धीमी आवाज में कहा, रुद्र, मुझे तुम्हारे पिताजी की मौत का हमेशा पछतावा रहा है, लेकिन कृपया मेरी स्वार्थपरता को माफ कर दो। मैं वाकई तुम्हारे पिताजी का बदला लेने के लिए सिंघानिया परिवार के हर सदस्य की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तो फिर आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया?
उसने थोड़ी उलझन में कृष्णकांत से पूछा, भले ही ये हमारा सिंघानिया परिवार होता, हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने तुम्हें ये सब बताया तो तुम क्या कर पाते? उस समय तुम बस एक बच्चे थे। कृष्णकांत ने दबी आवाज में जवाब दिया। फिर आगे कहा, मुझे अब ये सब बताने की हिम्मत इसलिए आई है क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम अपने माता पिता की परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो। अगर तुम इन चीजों से निपटने में सक्षम नहीं होते तो मैं तुम्हें नहीं बताता। आपने मुझे उस समय सिंघानिया परिवार से बाहर क्यों निकाल दिया? रुद्र ने जवाब जानने के लिए कृष्णकांत से पूछा। उसकी बातें सुनकर कृष्णकांत थोड़ी देर के लिए झिझके, फिर धीमी आवाज में बोले, तुम्हें सिंघानिया परिवार से बाहर निकालने के पीछे 2 वजह थी। रुद्र बिना कुछ बोले कृष्णकांत की ओर देखता रहा। पहली वजह यह है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे पहले ही निर्देश दिया था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो मैं भले ही उनका बदला न लूं, लेकिन तुम्हारी रक्षा जरूर करूं। उस समय मुझे डर था कि तुम्हारे पिताजी को मारने वाला व्यक्ति अपनी पहचान का पता लगाते हुए हमारे सिंघानिया परिवार तक पहुंच सकता है और तुम्हारे पीछे पड़ सकता है। इसलिए मैंने तुम्हें परिवार से बाहर निकालने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि इससे उन्हें तुम्हें ढूंढने में मुश्किल होगी। मैंने इन सालों में तुम्हारे साथ संपर्क नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि वे तुम्हें ढूंढ लेंगे। कृष्णकांत ने ईमानदारी से रुद्र को समझाया। अच्छा, ये बात है। रुद्र को अब जाकर एहसास हुआ कि इन सालों में उसने कृष्णकांत को गलत समझा था। वाकई मेरा निर्णय सही था। तुम्हारे इंदौर छोड़ने के थोड़े ही समय बाद हमारे सिंघानिया परिवार में हर किसी की निगरानी की जा रही थी। वे जरूर तुम्हारे बारे में सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। भले ही सेठ ही डरावना है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बीच तुम्हें ढूंढना आसान काम नहीं होगा, खासकर तब जब उनका ध्यान इंदौर पर केंद्रित था, जबकि तुम पहले ही मुंबई जा चुके थे। कृष्णकांत ने लाचारी भरी मुस्कान के साथ रुद्र की ओर देखा और आगे कहा, भले ही उस समय तुम्हें सिंघानिया परिवार से दूर करना क्रूर था, लेकिन आखिरकार तुम जिंदा रहने में कामयाब रहे। रुद्र खुद को आप भरने से नहीं रोक पाया। फिर उसने कृष्णकांत से पूछना जारी रखा, आपने पहले बताया था कि मुझे सिंघानिया परिवार से बाहर निकालने के 2 कारण थे। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि मुझे चिंता थी कि तुम हमारे सिंघानिया परिवार के लिए मुसीबत लाओगे और शायद तुम सिंघानिया कॉर्पोरेशन की संपत्तियों पर कब्जा कर लोगे। मैं रवीश और चिन्मय के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे तो यह भी डर था कि कहीं वे तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। इसलिए उस समय मैं बस तुम्हें सिंघानिया परिवार से दूर जाने देने का विकल्प चुन सकता था। यह सबसे अच्छा विकल्प था। कृष्णकांत ने रुद्र की ओर देखते हुए धीरे धीरे समझाया। उनकी बातें सुनकर रुद्र को आखिरकार समझ आया कि उस समय क्या हुआ था। इस क्षण सिंघानिया परिवार के प्रति उसका गुस्सा काफी कम हो गया लगता था। हालांकि सिंघानिया परिवार के काम अत्यंत स्वार्थी थे, लेकिन यह देखते हुए कि उनके और रुद्र के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था, अपने स्वार्थ में काम करना कुछ हद तक समझने योग्य था। इससे भी बढ़कर उसे आखिरकार समझ आया कि कृष्णकांत का उसके प्रति रवैया इतना ज्यादा क्यों बदल गया था। कृष्णकांत के उस समय के कामों ने न सिर्फ सिंघानिया परिवार के हितों की रक्षा की, बल्कि उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इसे सबसे अच्छा विकल्प माना जा सकता है। अब उसका कृष्णकांत को और दोष देने का कोई इरादा नहीं था।